एंटीबॉडीज होती हैं जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में हमें मिलती हैं। एंटी गैड एंटीबॉडीज हैं, IAA एंटीबॉडीज हैं, IA2 एंटीबॉडीज हैं, ZNT8 एंटीबॉडीज हैं। अब ये एंटीबॉडीज हैं, इनको आप स्लाइड को अगर आप देख सकते हैं कि इनकी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी 99% है। इसका मतलब है अगर पेशेंट डायबिटिक है और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इट इज टाइप 1, कोई और क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सेंसिटिविटी अगर आप चेक करें तो इट इज 50 to 90% तक फॉल करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो फिर तो आप टाइप 1 डायबिटीज डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर एंटीबॉडी एब्सेंट है तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते टाइप 1 को। ठीक है, सो टाइप 1 डायबिटीज में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ये हैं। ये स्लाइड जो है ये बताती है हमें कि अगर हम नॉर्मली यहाँ पर देखें कि जो जब पेंक्रियाज की बीटा सेल्स 100% है तो ये इस तरह दिखते हैं, ये हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। लेकिन जब सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है और जब 80% सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर पेशेंट को डायबिटीज अपीयर हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया पहले भी। कमिंग टू द सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हम सबके जहन में ये होता है कि जब किसी को शुगर हो गया तो फिर पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, पोलीफेजिया होगा, वेट लॉस होगा। यस, दे आर देयर, बट याद रखें टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। यानी मैं आप टाइप 2 डायबिटीज की जब सिम्टम पे बात करूंगा तो आपको वहां मैं बताऊंगा कि टाइप 2 डायबिटीज मे नॉट हैव क्लासिकल सिम्टम्स एट ऑल, बट टाइप 1 क्लासिकली सिम्टोमेटिक, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, वेट लॉस। ठीक है, तो ये दे विल बी देयर इन टाइप 1। ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है और सिम्टम उसको ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ टाइप 1 डायबिटीज को। तो जो हमने अभी तक सीखा कि टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के अंदर होती है या टीनेज के अंदर कॉमन है। नंबर 1, यूजुअली दे आर थिन एंड लीन इंडिविजुअल। नंबर 2, नंबर 3, यूजुअली इनकी जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं होती। गो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर उन्होंने देखा है कि 30% अगर किसी एक बच्चे को टाइप 1 हो गई है, 35% चांस है कि दूसरे को भी हो जाएगी। सो जेनेटिकली कुछ ना कुछ लिंक है, बट जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जिस तरह टाइप 2 के अंदर क्लासिकल है वो टाइप 1 के अंदर नहीं है, और सिम्टम्स क्लासिकल है। ठीक है जी, अब यहां तक हमने टाइप 1 को सीख लिया। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज अ हेट्रोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब तक हमें आइडिया है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, सिर्फ एक इशू नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, एक्सेसिव हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन भी है, और प्रोग्रेसिव बीटा सेल फेलियर भी है। अब यहां मैं थोड़ी सी बात आपको समझाऊं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए, इंसुलिन पेंक्रियाज से बनती है और सेल पे जाके एक्ट करती है और उसकी वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है। अब टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के अंदर पेंक्रियाज के बीटा सेल्स आर रिलेटिवली गुड, वो इंसुलिन तो बना रहे हैं और सेल भी ठीक है, तो इंसुलिन वहां पर एक्ट क्यों नहीं करती? कहते हैं कि सम और द अदर आइदर द रिसेप्टर्स आर फॉल्टी और इंसुलिन कैन नॉट गेट अटैच टू इट रिसेप्टर। तो इंसुलिन अवेलेबल है बट एक्ट नहीं कर पा रही, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन अकेला ये मैकेनिज्म नहीं है। हमारा जो ग्लूकोज है, आपको पता है ग्लूकोज हमारा जो लिवर है वो हमारा स्टोरेज हाउस है, वहां पर हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब वहां से ग्लाइकोजन को वो तोड़ के ग्लूकोज बना बना के भेज रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता तो सेल सिग्नल देता है कि मेरे पास तो ग्लूकोज नहीं है, मुझे ग्लूकोज दो। अब ब्लड में तो ग्लूकोज ज्यादा है, लेकिन ग्लूकोज जब लिवर को सिग्नल आता है कि ग्लूकोज नहीं है तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज और बनाता जाता है। दैट्स वाई आप मीठा ना भी लें तब भी ग्लूकोज अंदर बन रहा होता है, और आपका शुगर लेवल ज्यादा है फिर भी ग्लूकोज और बन रहा होता है। सो इट ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, और फिर चूंकि अल्टीमेटली जो बॉडी का स्ट्रेस है वो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स पे ये है कि भाई इंसुलिन बना के मुझे दो कि मेरा तो शुगर लेवल, सेल कहते हैं कि मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा। तो सेल जो है वो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स जो है वो ओवर यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव बीटा सेल फेलियर। तो जब ओवर यूज होते हैं तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन भी उनकी होना शुरू हो जाती है। सो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी पेंक्रियाज के बीटा सेल किसी ना किसी हद तक डिस्ट्रॉय होते हैं, बट उतने नहीं होते जितने टाइप 1 में 80% 90% होते हैं, बट स्टिल डिस्ट्रक्शन होती है। और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, लाइपोलाइसिस ज्यादा होती है, ग्लूकागॉन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इनक्रेटिन हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, रीनल ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इन द ब्रेन ज्यादा होती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अल्टीमेटली दे लीड्स टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। दिस इज टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में फर्क ये है कि टाइप 2 डायबिटिक अगर आपके पास 100 पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के हैं तो आपके 100 में से 90% पेशेंट टाइप 2 के होते हैं। टाइप 1 सिर्फ 5 to 7% है, बट टाइप 2 90% डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज से बिलोंग करती है। यूजुअली दे आर मिडिल एज, लेकिन आजकल वी आर गेटिंग मोर एंड मोर केसेस इन लेट 20s और अर्ली 30s, एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट कैटेगरी। टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट का ऑनसेट ग्रेजुअल है।
अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को आप जब शुगर किसी का चेक करते हैं, वो कहता है मेरा ज्यादा होगा, सोचता है कि मुझे शुगर अभी हुई है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के बारे में ये थ्योरी है कि जब किसी को आपने शुगर डायग्नोज किया तो कहते हैं कि 2-3 साल गुजर चुके होते हैं मरीज को शुगर हुए हुए और उसको पता ही नहीं होता, बिकॉज दे हैव नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। सो पेशेंट को हो सकता है कोई कंप्लेंट ना हो, ठीक है, और पेशेंट का शुगर रहे और आपको पता भी ना चले। मैं भी थोड़ी देर बाद आऊंगा सिम्टम्स पे, तो आपको आइडिया होगा कि क्यों उसे आइडिया नहीं होता। अच्छा, तो अब तक जो हमने सीखा कि टाइप 2 डायबिटीज में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स है वो ओवर यूज होते हैं, एंड दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और अल्टीमेटली फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। This slide shows what are the risk factors of type 2 diabetes. Risk factor, the biggest risk factor is overweight. Obesity is the biggest risk factor. आपको और हम सबको पता है कि BMI जो है वो हमें 25 से कम रखना है। 25 से BMI जिसका ज्यादा होता है हम कहते हैं कि यू आर ओवरवेट, जिसका 30 से BMI ज्यादा होता है हम कहते हैं कि यू आर ओबीस। अच्छा, सेकंड बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि फिजिकल इनएक्टिविटी इज एट इट्स पीक। आप गौर करें कि आप घर बैठे फूड पांडा को ऑर्डर करते हैं कि बर्गर ले आओ, हिलना भी नहीं पड़ता और बर्गर घर में आ जाता है। अच्छा, आप कहते हैं जी कि मैंने दवाइयां लेके आनी है, ऑर्डर करते हैं, दवाइयां घर पे आ जाती हैं। अच्छा, बच्चों को आप हॉस्टल में छोड़ते हैं, बच्चे चाहते हैं हॉस्टल में वो कमरा हमें चाहिए जो ग्राउंड फ्लोर पे हो या मेस के पास हो। अच्छा, बच्चों के स्कूल्स में ग्राउंड्स है ही नहीं है। अच्छा, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ वो बैठ के क्रिकेट खेल रहे हो, टैबलेट पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड्स हैं ना फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, बच्चे भी हमें वो अच्छे लगते हैं जो मोटे मोटे, जिनके वेट ज्यादा हो, कहते हैं हाँ ये मेरा बच्चा बड़ा सेहतमंद है, बहुत अच्छा बच्चा है जी आपका, बड़ा सेहतमंद है। बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एट इट्स पीक, फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी लीड्स टू एडल्टहुड ओबेसिटी। सो ओबेसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज बढ़ता जाएगा। If you have got a first degree relative with type 1 diabetes or type 2 diabetes, you are at risk of having diabetes. अच्छा, कुछ एथनिक कुछ रेसेस हैं, अफ्रीका अमेरिकन, लैटिनो, नेटिव अमेरिकन, दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, जिन पेशेंट्स में जीडीएम फीमेल में जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज हुई होती है, दे आर एट रिस्क। एक स्टडी है कि जो जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट है इनमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। और एनी वन हु डिलीवर अ बेबी ऑफ मोर देन 9 पाउंड्स वेट, दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग टाइप 2 डायबिटीज इन फ्यूचर। Women with polycystic ovaries, they are at risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, pre-diabetics जो पहले से हों, जिनके HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो। हम तो क्लिनिक में जिन पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, उनका शुगर नॉर्मल भी हो, तो कहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, अभी से परहेज करें, वॉक स्टार्ट करें, वेट रिडक्शन करें। अच्छा, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट को फॉर सम रीजन अगर हमें शुगर चेक कोई भी टेस्ट करें तो हम शुगर जरूर साथ चेक कर लेते हैं कि शुगर जरूर चेक करें। डायबिटिक्स में 70% हाइपरटेंसिव होते हैं, हाइपरटेंसिव में से भी डायबिटिक बहुत ज्यादा होते हैं। सो इन जब भी हाइपरटेंसिव मिले शुगर जरूर चेक कर लें, डायबिटिक मिले हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लें। अच्छा, देयर आर फ्यू रीजन जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ओबेसिटी और एकेंथोसिस निग्रिकंस। एकेंथोसिस निग्रिकंस वो स्किन कंडीशन होती है नेक पे या एक्जिला में, ब्लैक पिगमेंट लेदरी पिगमेंटेशंस होती हैं। जिन पेशेंट में ये होती है उनमें जो है वो आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस ज्यादा होता है और टाइप 2 डायबिटीज का चांस ज्यादा होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये बात इस पे मैंने डिस्कशन थोड़ी सी आपसे करनी है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते। यानी पेशेंट मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई सिम्टम नहीं है, मैंने ऐसे शुगर चेक किया, शुगर लेवल बहुत ज्यादा, मुझे कैसे शुगर हो सकता है, मेरे तो खानदान में भी किसी को नहीं है। अच्छा, मेरे कोई सिम्टम भी नहीं है। सो यू मे नॉट हैव सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं, थकावट है, कमजोरी है, मेरा वजन गिरता जा रहा है, अच्छा मैं हर वक्त थकी थकी रहती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया है, अच्छा मुझे रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, मेरी नजर सडनली ब्लरिंग होना शुरू हो गई है, मेरा जख्म ठीक नहीं हो रहा है, रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं। दे आर यूजुअली द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स इन टाइप 2। दैट्स वाई, चूंकि आप देखें ना, हम अपने आप को देखें तो हम में से अक्सर पेशेंट कंप्लेंट्स फटीग की करते हैं, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट हमें रहती हैं। कौन नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट डॉक्टर के पास जाता है? सो दे स्टे देयर अल्टीमेटली 2-3 साल गुजर जाते हैं, फिर पता लगता है जी शुगर निकल आया, तो शुगर को भी 2-3 साल गुजर चुके होते हैं। Or if they have symptoms, so they can have increased thirst, you can have polyuria, you can have nocturia, you can have tiredness, change in weight, unexplained weight loss, blurring of vision, pruritus vulva, balanitis, nausea, headache, hyperphagia. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, मरीज हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो आजकल मैं शुगर चेक करता हूँ, मेरा शुगर बहुत कम है, लेकिन मुझे मीठा खाने को बहुत ज्यादा दिल करना शुरू हो गया, पहले ऐसा नहीं था। दे हैव गॉट प्रीडिलेक्शन टू हैव स्वीट फूड्स,
ठीक है, इन फ्यूचर यू विल बी डायबिटिक वेरी सून, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, सो ऑल दीज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कैन बी देयर इन टाइप 2 डायबिटीज। सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करूं टाइप 1 और टाइप 2 को, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि टाइप 1 पेशेंट थिन एंड लीन होते हैं, टाइप 2 ओबीज होते हैं, टाइप 1 यंग एज में होती है, टाइप 2 मिडिल एज ओल्ड एज में होती है। टाइप 1 वाले पेशेंट जो होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, टाइप 2 के अंदर जेनेटिकली इनहेरिटेंस है। टाइप 1 क्लासिकली सिम्टोमेटिक होते हैं, टाइप 2 नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, टाइप 1 वाले को आप ज्यादा टाइम मिस नहीं कर सकते, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज अगर कुछ अरसा रही और आपने डायग्नोज नहीं किया, पेशेंट जल्दी ही विद इन वीक्स लैंडेड इन डीकेए एंड पेशेंट में डाई बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट मे रिमेन अनडायग्नोज फॉर ईयर्स एंड अल्टीमेटली मे प्रेजेंट एज डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। और थर्ड टाइप इज जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज। एक जमाने में जीडीएम को कहते थे कि किसी को शुगर अगर प्रेगनेंसी के 6ठे महीने 7वें महीने में डायग्नोज हो जाए तो आप कहते थे इसको जीडीएम है। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि भी ठीक है, इस तरह जीडीएम होती तो है, लेकिन दे रियलाइज कि टाइप 1 भी तो आके इस प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो सकती है, टाइप 2 भी फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो उन्होंने अल्टीमेटली जीडीएम की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अब जीडीएम के बारे में वो ये कहते हैं कि अगर आपको, अब वो जो टर्म यूज करते हैं वो है प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज। सो डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट एक ही है। सो जब किसी की प्रेगनेंसी डायबिटीज जो है वो डिसअपियर हो जाए विद इन 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, तो आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं कि इसको जीडीएम हुआ था, यानी जैसे डायबिटीज हुई थी। सो जीडीएम बाय डेफिनेशन शुड डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी। और बिकॉज ऑफ in diabetes in pregnancy there are increased risk of cesarean, perinatal death, neonatal complications। आजकल तो ये कहा जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो कंसेप्शन से पहले आपका HbA1c शुड बी लेस देन 6.5, वरना बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इज स्लाइटली हायर देन नॉर्मल। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट जीडीएम। सेकेंडरी डायबिटीज का मतलब ये है कि डायबिटीज इज देयर बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर डिसऑर्डर। मरीज को कुशिंग सिंड्रोम है और साथ ही शुगर लेवल बढ़ गया है, हाइपरथायराइड वाले का शुगर लेवल बढ़ जाता है, पैरेंटरल न्यूट्रिशन होती है साथ शुगर लेवल बढ़ जाता है, पैंक्रेटाइटिस में शुगर लेवल बढ़ जाता है, एक्रोमेगैलिक्स है, पोस्ट ट्रांसप्लांट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सो इन मरीजों में डायबिटीज इज देयर बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर डिसऑर्डर। सो इसका मतलब ये कि अगर आप उस डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे तो हो सकता है डायबिटीज डिसअपियर हो जाए। अब तक तो मैंने आपको डायबिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन कराया कि डायबिटीज की टाइप्स क्या हैं, डायबिटीज को कैसे कैसे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अब हम जा रहे हैं डायग्नोज ऑफ डायबिटीज के ऊपर कि डायग्नोज ऑफ डायबिटीज कैसे करते हैं। अच्छा, कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करें, OGTT करें, HbA1c करें। इनमें फर्क क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये है कि आपने 8 घंटे, मुनीर, आपको डॉक्टर मुनीर ये स्लाइड शो पे कर देंगे? आपकी स्लाइड छोटी नजर आ रही है, स्लाइड शो कर सर देंगे वो नजर। सर वो स्लाइड शो पे जब करते हैं ना तो वो फिर आगे कर्सर मूव नहीं करता, मुझे साइड से करना पड़ रहा है, आई डोंट नो वो एक कैसे। दफा करके देखिए, अब नहीं होगा, अब देखिए ना, करें जरा एक मिनट। चलें सर। हाँ हाँ, हाँ आप यस, करें। हाँ, हो रहा है, मूव हो रहा है। थैंक यू सर। मैं सर वहीं जाता हूँ दोबारा स्लाइड पे। अच्छा, तो फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस तक, इनमें फर्क क्या है? फास्टिंग का मतलब ये होता है कि मरीज 8 घंटे कुछ ना खाए पिए तो उसका जो शुगर हम चेक करते हैं फास्टिंग कहलाता है। अगर आप पानी पिए तो पानी में 0 कैलोरीज है, उससे फास्टिंग पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खाएं पिए और कुछ नहीं जिनमें कैलोरीज हो तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, 8 घंटे कुछ ना खाएं तो। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है आप कभी भी शुगर, आपके पास क्लिनिक मरीज आता है, आप शुगर चेक कर लेते हैं, वो रैंडम सैंपल है। बट गुड रैंडम सैंपल इज अगर मरीज ने खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक करें, 2 आवर्स पोस्ट प्रांडियल इज गुड रैंडम सैंपल, वरना आप कभी भी चेक कर सकते हैं उसको। HbA1c इज अ टेस्ट जिससे आपको 3 मंथ्स का एवरेज का अंदाजा हो जाता है। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये है कि जब आपका पेशेंट, जब आप फंसते हैं और आपको समझ नहीं आती कि मरीज को शुगर है या नहीं है, यानी वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में फॉल करता है या उसका फास्टिंग इम्पेयर्ड है या रैंडम इम्पेयर्ड है, तो आप OGTT से उसे कंफर्म करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से। हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज है, इसको यहां पर आपने समझना है, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल 100 से कम है तो आपको शुगर नहीं है। आपका फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज्यादा है तो आपको शुगर है। और अगर आपका शुगर 100 और 125 के दरमियान है तो आपको शुगर होने वाली है। इट्स कॉल्ड प्री डायबिटिक। पहले इनको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते थे। प्रोफेसर मुनीर, ये वेनस ब्लड से है, यस सर, आर्टीरियल नहीं? यस सर, वेनस है।
अच्छा, नंबर 2 आपने रैंडम की बात करते हैं। सो रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर किसी का 140 से कम है तो आपको शुगर नहीं है, और अगर 200 से ज्यादा है तो आपको शुगर है, और 140 से 199 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आपको इम्पेयर्ड रैंडम ग्लूकोज है। अब इम्पेयर्ड रैंडम और इम्पेयर्ड फास्टिंग दोनों को आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से कंफर्म करना है। HbA1c को अगर हम ले तो 5.6 से अगर आपका HbA1c कम है, 5.6 और उससे कम है तो आपको शुगर नहीं है। 5.7 और 6.4 के दरमियान है तो आपको प्री डायबिटिक कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, और 5.7 या उससे 6.5 से आप ज्यादा हैं तो आप डायबिटिक हैं। सो 5.7 और 6.4 प्री डायबिटिक, और 6.5 और मोर यू आर डायबिटिक। यहां मैं एक बात और क्लियर कर लूं कि एक रीडिंग, one reading with symptom is enough to make the diagnosis, but if you don't have any symptom which is suggestive of diabetes, you need at least 2 readings. एक बात यहां पर और भी क्लियर करूं कि कोई भी एक टेस्ट दूसरे टेस्ट से सुपीरियर नहीं है, और किसी एक टेस्ट की बेस पे आप मरीजों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मरीज की आपके पास रीडिंग आती है HbA1c 5.3 है, रैंडम ब्लड शुगर जो है 120 है, और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 117 है, 117 है, तो ये पेशेंट प्री डायबिटिक कैटेगरी में फॉल कर रहा है। बेशक आप फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको प्री डायबिटिक कैटेगरी में लेबल करके डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डाल देंगे। सो एक भी रीडिंग अगर आपकी इन कैटेगरी में आती है तो आपने पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन पे डाल देना है, और प्री डायबिटिक कैटेगरी में वो फॉल करता है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज की अगर हम बात करें तो GDM को बस आपने इतना याद रखना है कि GDM में थ्रेशोल्ड इज मार्क्डली लोअर देन नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडीज और नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में। अब फास्टिंग शुगर हमारे पास डायबिटिक्स के 126 था और GDM में 92 है, 92 और मोर देन दैट यू आर डायबिटिक। ठीक है, GDM आपको लेबल करेंगे हम। और अगर आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया है और उसके 2 घंटे बाद आपने शुगर लेवल चेक किया और 153 है तो आप फिर भी GDM लेबल किया जाएगा। और 1 आवर पोस्ट प्रांडियल आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, 1 घंटे के बाद शुगर चेक किया, 180 या उससे ज्यादा है तो आप GDM कैटेगरी में फॉल करेंगे। बस इतना याद रखें कि GDM में थ्रेशोल्ड इज मार्क्डली लोअर देन नॉर्मल पॉपुलेशन। अब तक हमने शुगर को समझा, शुगर की डायग्नोसिस भी समझी। अब हम आते हैं कि शुगर को कंट्रोल अगर हम करेंगे तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या रखेंगे। थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में 2 गाइडलाइंस हमारे पास हैं, एक ADA की गाइडलाइंस है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, एक AACE है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। दोनों में फर्क क्या है, दोनों का क्राइटेरिया क्या है, इसको जरा सा डिस्कस करते हैं। HbA1c शुड बी लेस देन 7 इन ADA। ADA कहता है कि आपने HbA1c को 7 से कम रखना है, AACE कहता है कि 6.5 से कम रखना है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड बी लेस देन 130, और AACE कहता है कि 110 से कम रखें, और ADA कहता है रैंडम को 180 से कम रखें, और AACE कहता है कि 140 से कम रखें। अब किसकी सुने, इसको यहां पर आपने समझना है कि दोनों की सुननी है, कब और कहां ये समझना है आपने। अगर एक पेशेंट यंगर डायबिटिक है, यंगर डजंट मीन कि उसकी एज कम है, यंगर मींस एनी डायबिटिक पेशेंट जिसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई हुई, डायबिटीज की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, पता है कि रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है और डायबिटिक है, तो ऐसे मरीज को आप AACE की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे जो 6.5 आपका टारगेट होगा। HB फास्टिंग को 110 या 100 से कम रखेंगे, रैंडम को 140 से कम रखेंगे। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है और उसको को या टाइप 1 है लेकिन कोमॉर्बिड्स हैं या उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हैं, तो आपने ADA की गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्यों कहते हैं कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट है विद कॉम्प्लिकेशन, उसमें आप टाइटर कंट्रोल करेंगे तो सडन अनएक्सप्लेन डेथ का रिस्क इज स्लाइटली हायर इन दोज पॉपुलेशन जो टाइटर कंट्रोल वाले हैं। इसलिए आप ADA को फॉलो करेंगे विद कॉम्प्लिकेशन वालों में और AAC को फॉलो करेंगे विदाउट कॉम्प्लिकेशन वालों में। अब आते हैं सर मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ विल यू मैनेज डायबिटीज। देयर आर 3 स्टेप्स। आपने पहले डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, नहीं हुआ तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करनी है, नहीं हुआ तो इंसुलिन पे डालने हैं। ये स्टेप्स हमें आइडिया है। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ डाइट, डाइटरी ट्रीटमेंट जो है वो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के लिए है, बट डाइटरी ट्रीटमेंट शुड बी एम्ड एट एंश्योरिंग वेट कंट्रोल, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, allowing good glycemic control with blood glucose level as close to normal as possible, correcting any associated blood lipid abnormalities। सो शुगर की आपकी जो डाइट है वो हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपने कार्बोहाइड्रेट यूज तो करने हैं बट इट शुड बी 50 to 60%, बट लेकिन हाई जो है इन फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आपने यूज, सिंपल कार्ब्स को यूज नहीं करना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आपने यूज करना है।
और कहते हैं कि 45 to 50 ग्राम पर डे आपका रिक्वायरमेंट हो इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसको भी आप तीनों मील्स में डिवाइड कर लें, 15 to 20 ग्राम इन ईच मील आप रखें, ठीक है। और प्रोटीन शुड बी लेस देन शुड बी अराउंड 10 to 15% जो आप कंपोनेंट हो, एक थाली का चौथा हिस्सा प्रोटीन का रखें, हाफ जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रखें, और डाइटरी फैट शुड बी अराउंड 25 to 35%। यानी इस तरह की बैलेंस्ड आपकी डाइट हो, उसको आपने बैलेंस करके फिर उसको यूज करना है ताकि सारे कंपोनेंट्स उसमें कवर किए जा सकें। एक्सरसाइज, सेकंड इज एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स गुड रिडक्शन। एक्सरसाइज को मैं जरा समराइज कर देता हूं। आप दो किस्म की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहले ये बात समझने की एक्सरसाइज कितनी करनी है। 150 मिनट्स पर वीक हमारी रिकमेंडेशन है, 150 मिनट पर वीक। क्या मतलब हुआ, आपने अगर आप 30 मिनट पर डे करते हैं, पांच दिन हफ्ते में कर लेते हैं, फेयर इनफ। अच्छा, जब आप वर्जिश नहीं करते तो 2 दिन से ज्यादा का गैप नहीं डालना आपने। ये नहीं कि आप हफ्ते में एक दिन पूरा 150 मिनट्स कर लें और बाकी 6 दिन आराम करें, ऐसा भी नहीं है। सो आप डिवाइड करें विद इन अ वीक, और इनएक्टिव डेज जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 2, कंसेक्टिव 2 ना हो, ठीक है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि कौन सी एक्सरसाइजेस करें। ब्रिस्क वॉक इज गुड, 25-30 मिनट आप रखें। और अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस बीच में कर लें, जंपिंग कर लें, रोपिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, तो ये एक्सरसाइजेस जो है वो 10 मिनट्स अगर ये रख लें, 20 मिनट्स वॉक कर लें, दैट इज फेयर इनफ। सो ये एक्सरसाइज जो है इट इज गुड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। आपने अपना वेट रिडक्शन करनी है। अगर किसी का HbA1, किसी का BMI मोर देन 30 है, तो आपका टारगेट जो वेट रिडक्शन है वो इट शुड बी 5 to 7%, ताकि आपका शुगर लेवल नीचे आना शुरू हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको BMI कैटेगरी के अंदर लेकर आए, लेकिन इनिशियल रिडक्शन शुड बी 5 to 7%, ताकि आप बेहतरी की तरफ जाएं। थर्ड इज फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। कौन कौन सी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे इसको डिटेल से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बहरहाल टॉपिक और टाइम कम है तो मैं आपको ग्रुप बता रहा हूँ कि कौन कौन किस ग्रुप से हमारे पास। बिगोनाइड इज वन ग्रुप, मेटफॉर्मिन, इट इनहिबिट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर, जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन द लिवर हो रही है उसको वो प्रिवेंट करती है। सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्लिनटाइड्स ये दूसरा ग्रुप है। ये जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, इनको इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स भी कहते हैं, यानी ये इंसुलिन सिक्रीटर्स हैं। हम जब ये गोली खाते हैं तो ये पैंक्रियास से इंसुलिन को निचोड़ के हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई ये जो ग्रुप है सल्फोनाइल यूरिया, दे आर द मोस्ट पोटेंट ग्रुप अमंग द ओरल ड्रग्स, क्योंकि ये इंसुलिन को सिक्रीट कराते हैं और इंसुलिन इज द मोस्ट पोटेंट ड्रग फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। सो अब यहाँ पर ये पॉइंट भी समझना है कि जो लोग सल्फोनाइल यूरियाज, जिन लोगों को सल्फोनाइल यूरियाज आप यूज करा रहे हैं, इनका बीटा सेल फेलियर भी अर्ली होगा, इनको बाद में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी जरा अर्ली जो है वो इन लोगों को जाना पड़ेगा इंसुलिन पे। सो ये बात भी ध्यान में रखें। और ये वो लोग हैं जो एट रिस्क हैं हाइपोग्लाइसीमिया के एतबार से, क्योंकि ये मोस्ट पोटेंट ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है। थायाजोलिडीन इज अनदर ग्रुप जो स्केलेटल मसल की अपटेक ऑफ ग्लूकोज को एनहांस करती है। तो ब्लड से जो है मसल सेल्स जो है वो ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर इज अनदर ग्रुप जो ग्लूकोज की इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। अच्छा, ये तीनों जो न्यूअर ट्रीटमेंट्स है ये बड़ी अच्छी आजकल आ गई हैं। वी आर हैप्पी विद दिस ग्रुप्स के, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हमारे कर रही हैं। वन इज GLP-1 एगोनिस्ट, एक्सिनाटाइड्स, लैराग्लूटाइड, थोड़े से महंगे हैं बट दे आर द बेस्ट ड्रग्स अवेलेबल। DP4 इनहिबिटर्स, थीटाग्लिप्टन, सेक्साग्लिप्टन्स ये अवेलेबल हैं। लीनाग्लिप्टन इज अवेलेबल आल्सो। सो ये एक ग्रुप है। SGLT2 इनहिबिटर्स ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी जो है वो प्रिवेंट करती है। एम्पेग्लिफ्लोजिन, डेपेग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, सो ये ड्रग्स अवेलेबल हमारे पास आजकल हैं। सो अब हथियार तो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर डायबिटीज, किस किस को कैसे यूज करना है। सर जब भी डायबिटीज की मैनेजमेंट आपके पास आए, सो एक बात याद रखें, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। मैनेजमेंट करते हुए एक बात याद रखें कि वी आर मोर अफ्रेड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज हम मरीजों को ये सिखाते हैं और स्टूडेंट्स को ये बात पढ़ाते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया किल्स यू इन मिनट्स बट हाइपरग्लाइसीमिया विल किल यू इन मंथ्स एंड ईयर्स। सो आराम आराम से शुगर को नॉर्मलाइज करें, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम से कम रखें, ये एक्चुअली हमारा प्लान होता है। दैट्स वाई हमारी कोशिश ये होती है कि डायबिटीज वाला पेशेंट हमारे पास आ गया तो पहले कहते हैं कि आप उसको डाइट के बारे में गाइड कर दिया, उसको एक्सरसाइज के बारे में कह दिया, ब्लड शुगर का रिकॉर्ड रखने का कह दिया। फिर देखा मरीज का शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा, मरीज का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हमने पहले मेटफॉर्मिन को ऐड किया, मेटफॉर्मिन को आप टाइट्रेट किया, मेटफॉर्मिन से मरीज का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप मेटफॉर्मिन के साथ कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं। ये ओल्डर पहले गाइडलाइन, इनिशियल गाइडलाइन ये हुआ करती थी कि सल्फोनाइल यूरिया ऐड करें, फिर नहीं हुआ तो बाद में थायाजोलिडीन डाइऑन ऐड करें या DP4 इनहिबिटर ऐड करें।
तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक ग्रुप को ऐड करते जाते हैं जो जो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, और 3 ग्रुप आपने ऐड कर लिए, ठीक नहीं हो रहा तो आप इंसुलिन पे चले जाते थे। ये स्लोगन था इनिशियली। फिर आहिस्ता आहिस्ता नया स्लोगन 2013 के अंदर ये गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने HbA1c को सामने रखा, उन्होंने कहा HbA1c को देख के आप प्लान कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी HbA1c जिसका 7.5 से कम है तो उसको सिंगल ड्रग से आप ट्रीट करें, और प्रेफरेबली वो ड्रग मेटफॉर्मिन ही है, लेकिन डिपेंड करता है मरीज के ऊपर, कंट्राइंडिकेशन हो तो और ड्रग्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर HbA1c 7.5 से ज्यादा है लेकिन 9 से कम है तो आप डुअल थेरेपी पे शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, और HbA1c अगर 9 से ज्यादा है तो आप इंसुलिन पे राइट फ्रॉम बिगिनिंग डाल सकते हैं या ट्रिपल थेरेपी पे डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा सर, एक बात याद रखें कि जो मैनेजमेंट होती है ये इंडिविजुअलाइज होती है, ऐसा नहीं होता कि आप एक गाइडलाइन सब पे अप्लाई करते हैं। एक मरीज है, वो उसके घर में जो है वो उसको इंसुलिन का तरीका लगाना नहीं आता, ग्लूकोमीटर है, बूढ़ा है, शुगर चेक करना नहीं आता, दूर दराज रहता है, घर में ग्लूकोमीटर अगर है भी तो उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता, अब उसको सिखा नहीं पा रहे, जो मेडिकल स्टोर्स हैं या सेंटर्स हैं वो दूर हैं, अच्छा मरीज इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको इंटरप्रेट कर सके, ऐसे मरीजों में आप लूजर कंट्रोल के लिए जाते हैं, आप जरा सा हल्की दवाइयों से हिट करते हैं ताकि हाइपो का रिस्क कम हो। एक मरीज है जो खुद डॉक्टर है, शुगर को कंट्रोल करना के लिए एंथुजियास्टिक है, आप उसको सिखाते हैं, वो समझ गया है, वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क लेने के लिए विलिंग है और अपनी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहता है, आप टाइटर कंट्रोल के लिए जाएंगे। तो ये इंडिविजुअलाइज प्लान होता है मरीजों के लिए, कोई एक प्लान सबके लिए नहीं होता, बट ये एक रफ सा प्लान है कि HbA1c कम हो तो 1 से रखें, 7.5 9 के दरमियान हो तो डोल थेरेपी पे डाल दें, 9 से ज्यादा तो ट्रिपल थेरेपी पे डाल दें या इंसुलिन पे डाल दें। इंसुलिन पे आप शुरू में डाल भी दें तो जब उसका HbA1c बेहतर हो जाए तो बाद में आप ओरल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह ये प्लान बना, लेकिन मैं बेसिकली इस स्लाइड को आप लोगों से डिस्कस करना, दिस इज अ वंडरफुल स्लाइड एंड ओवरऑल अप्रोच ऑफ डायबिटीज की मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, कैसे हम लोग आजकल इस स्लाइड को यूज कर रहे हैं और किस तरह हम लोग प्लान करते हैं फॉर आवर पेशेंट इन डायबिटीज। तो इनिशियल प्लान तो वही है कि पेशेंट आया आपके पास, आपने शुगर कंट्रोल करने के लिए इसको डाइट प्लान दिया, आपने उसको एक्सरसाइज के ऊपर कन्विंस किया, लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, उसको अच्छा कंप्लायंस के ऊपर लाए, मरीज का शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, आपने ग्लूकोफेज पे डाल दिया, ग्लूकोफेज को आप टाइट्रेट किया, मरीज का शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, अब आगे कैसे चलें। अब यहाँ ये स्लाइड बड़ी हेल्पफुल है कि आपने फिर अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मेरे मरीज में कोई एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कोई मिसाल के ऊपर उसको कोई पहले से इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, कोई MI है, कोई एंजाइना की कोई सिम्टम है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन के बाद शुड बी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, लैराग्लूटाइड, दैट इज द वंडरफुल ड्रग, कार्डिक बेनिफिट है उसके बहुत ज्यादा। और अगर वो पुअर है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, महंगी होती है, तो उस सूरत में SGLT2 इज अनदर चॉइस। सो SGLT2 या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आपकी ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है अगर एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। और अगर आपने किसी एक पे डाला है और शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर दूसरी को आप ऐड कर देंगे इसी के साथ, यानी GLP-1 ऐड था तो SGLT2 ऐड कर दें, और SGLT2 ऐड था तो GLP-1 ऐड कर दें। अगर फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता DP4 पे जाते हैं, इंसुलिन पे जाते हैं, और एंड यू गो ऑन एंड गो ऑन। अगर उस पेशेंट को कार्डिक डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है बट कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, अब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड होता है, अब फ्लूइड ओवरलोड जब मरीज के अंदर होता है तो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इज SGLT2। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा SGLT2 करता क्या है। हमारे पास नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन का हमें आइडिया है, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैनले, फिर डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब्यूल। सो प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल के ऊपर SGLT2 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से हम जो भी कुछ खाते हैं जब वो बोमन फिल्ट्रेट के जरिए वो प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूब्यूल में जाता है तो वहां से SGLT2 रिसेप्टर के जरिए ग्लूकोज को वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है, तो वहां से वो दोबारा ब्लड में आ जाता है, ग्लूकोज वापस आता है, ठीक है। अब ये SGLT2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इनहिबिटर्स जो, ये बेसिकली वहां से ग्लूकोज को दोबारा वापस नहीं आने देते, तो ग्लूकोज को वापस भेज देते हैं आगे ही, तो जब वो लूप ऑफ हेनले से गुजर के आगे जाता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है इन द यूरिन। और जिस तरह साल्ट ऑस्मोटिक पार्टिकल है तो ग्लूकोज इज आल्सो ऑस्मोटिक पार्टिकल, जब ग्लूकोज यूरिन से एक्सक्रीट होता है साथ पानी भी खींच के ले जाता है, दैट्स व्हाई फ्लूइड ओवरलोड को भी कम करता है, इसीलिए कार्डियक फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है। बल्कि आजकल तो कार्डियक फेलियर के अंदर यानी डायबिटीज में और कार्डियोलॉजिस्ट में ये डिबेट है कि कार्डियोलॉजिस्ट कहता है ये हमारी दवाई है और डायबिटिक कहता है ये हमारी दवाई है। सो अगर किसी को शुगर ना भी हो और वो डायबिटिक शुगर ना भी हो, उसको कार्डिक फेलियर हो, तो ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ जो कार्डिक फेलियर ट्रीटमेंट है उसके बाद आप इस ड्रग को ऐड करते हैं उसके अंदर, दिस इज वन ऑफ द ड्रग जो यूज की जाती है हार्ट फेलियर के अंदर। सो हार्ट फेलियर हो या प्रोटीनूरिया है, नेफ्रोपैथी है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस इज SGLT2 इनहिबिटर्स आफ्टर मेटफॉर्मिन,
सेकंड ड्रग जो है। फिर भी कंट्रोल नहीं हो तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में DPP4 इनहिबिटर्स भी हैं और इंसुलिन भी हैं, सल्फोनाइलूरियाज भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन फिर आप एक एक करके स्टेप ऐड करते जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक ग्रुप कवर किया कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी या किडनी डिजीज थी। अगर ये दोनों मरीज को नहीं है और तो फिर क्या करेंगे? फिर आप अपने आप से 3 सवाल पूछें। मेरा मरीज जो है, मैं चाहता हूं कि मेरे मरीज में हाइपो ना हो, क्योंकि ये मैं हाइपो का रिस्क इस केस में नहीं ले सकता। तो फिर आपका ड्रग ऑफ चॉइस लेस पोटेंट ड्रग्स है। व्हाट आर द लेस पोटेंट ड्रग्स? DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, SGLT2 इनहिबिटर, थायाजोल्डिन डायोन, ये थोड़ी सी लेस पोटेंट है सल्फोनाइलूरिया से और इंसुलिन से। इसका मतलब आप इन पे डालना चाहेंगे ताकि हाइपो कम हो। और अगर इसी तरह इनमें से एक ग्रुप से कवर नहीं है तो आप दूसरे ग्रुप को ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये एक ग्रुप है हमारे पास। थर्ड ग्रुप ये है कि आप चाहते हैं कि मेरे मरीज को डायबिटीज भी है और ओवरवेट है, ओबीज है, तो क्या करूं? तो ऐसी ड्रग जो शुगर भी कम करे और वेट भी कम करे। याद रखें, आजकल मेटफॉर्मिन को वेट न्यूट्रल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो इससे वेट इतना कम नहीं, 2-3 किलो कम होता है या थोड़ा सा कम होता है, बाज लोगों में मार्क डिफरेंस भी है, लेकिन ओवरऑल इसको वेट न्यूट्रल कैटेगरी में डाला गया। अब जो जो दवाइयां वेट लॉस करती हैं वो कौन कौन सी हैं? SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, वंडरफुल ड्रग्स जो वेट कम करती हैं। सो डायबिटिक पेशेंट है, ओबीज है, वेट कम करना चाहते हैं आप, तो SGLT2 और SGLP-1 आपके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अब लास्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, कोने वाला जो ग्रुप है, इसमें ये कॉमन ग्रुप है हमारे यहाँ। हमारे पास मरीज है, वो शुगर तो उसको है लेकिन वो अफोर्डिंग नहीं है, रेडी चलाता है। अच्छा, कोई स्कूल टीचर है, कोई अफोर्डिंग नहीं है, उसके पास इशू है अफोर्डनेस का। तो ऐसी सूरत में फिर आपका जो सल्फोनाइलूरिया ग्रुप है वो सस्ता भी है, पोटेंट भी है। अब याद रखें, सल्फोनाइलूरिया हमारे ड्रग ऑफ चॉइस कब बनता है? जब किसी का HbA1c इज मोर देन 8.5 या 9, इससे ज्यादा है तो SGL तो सल्फोनाइलूरिया आप ऐड करते हैं, या मरीज पुअर है, अफोर्डिंग नहीं है, तो सल्फोनाइलूरिया आप ऐड करते हैं। लेकिन फिर आपको आप याद रखेंगे, सल्फोनाइलूरिया ऐड करने का मतलब ये है कि आप हाइपो का रिस्क लेने के लिए विलिंग है, मरीज को समझाते हैं, आप हल्का हल्का ट्रीट करते हैं ताकि मरीज हाइपो में ना जाए, उसको अच्छा गाइड भी करते हैं, हाइपो के सिम्टम सिखाते भी हैं, उसको बताते भी है कि हाइपो हो तो तुमने क्या करना है। सो ये एक अच्छी स्लाइड है जिससे हम डायबिटीज की मैनेजमेंट जैसे हम क्लिनिक के अंदर करते हैं, दैट इज द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन कैसे डालते हैं? ये जरा सी आपको डिफिकल्ट स्लाइड लग रही है, लेकिन एक बात याद रखें कि टाइप 2 डायबिटीज में कब इंसुलिन पे हम डालते हैं। अब पहले इंसुलिन पे क्यों नहीं डालते? टाइप 2 डायबिटीज में हम पहले भी इंसुलिन पे डाल सकते हैं। अगर किसी के HbA1c राइट फ्रॉम बिगिनिंग 10 या उससे ज्यादा हो या 9 या उससे ज्यादा हो तो आप इंसुलिन पे पहले भी सोच सकते हैं, नंबर 1। अगर एक पेशेंट को पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया है, टाइप 2 है, लेकिन क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, इनमें दवाइयां इतना काम नहीं करेंगी, आपको इंसुलिन पे जल्दी जाना पड़ेगा। और नंबर 3, एक पेशेंट जो है वो थिन लीन है, तो इंसुलिन वेट गेन करती है, तो थिन लीन लोगों में आप चाहते हैं कि इंसुलिन बढ़ाओ ताकि शुगर भी ठीक हो जाए और वेट भी बेहतर हो जाए। सो इंसुलिन एनाबॉलिक चीज है, तो इंसुलिन पे आप डालते हैं। तो टाइप 2 डायबिटिक्स में आप डायरेक्टली इंसुलिन पे जंप 70-30 पे नहीं करते, आप यूजुअली ओरल के बाद पहले बेजल पे जाते हैं, और बेजल पे कंट्रोल ना हो तो फिर आप 70-30 पे जाते हैं। या हमारा प्लान ये होता है कि बेजल पे जाएं, बेजल से ना हो तो फिर आप उसको एक्जिनाटाइड पे रखें, बेजल एक्जिनाटाइड कंबाइन करें, इस पे भी ना हो तो फिर 70-30 पे जाएं। ये यूं हमारा प्लान होता है। अगर आपने बेजल पे स्टार्ट करना है तो HbA1c किसी का 8% से कम है तो आपने 6 से 8 यूनिट एट नाइट पे आप स्टार्ट करते हैं और फास्टिंग से इसको चेक करते हैं। और आप हर 3 दिन बाद फास्टिंग शुगर लेवल चेक करते हैं, टारगेट से ऊपर है तो आप 2-2 यूनिट ऐड करते जाते हैं। ये रूटीन में हम ऐसे करते हैं। लेकिन एक एल्गोरिदम ये भी है कि आपका फास्टिंग 180 से ज्यादा तो आप डायरेक्टली 4 यूनिट ऐड करते हैं, और 140 से 180 दबाएं तो 2 यूनिट ऐड कर दें। सो आप रात को सोते वक्त लगाते हैं और फास्टिंग चेक करते हैं सुबह, या सुबह लगाते हैं अगले दिन दोबारा फास्टिंग चेक करते हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूज कर रहे हैं। और फास्टिंग शुगर लेवल आपका टारगेट पे पहुंचा नहीं है तो आपने 2-3 दिन वेट करेंगे, एवरेज उसका फास्टिंग एवरेज कंट्रोल नहीं आया तो आपने उसको 2-2 यूनिट करके ऐड करते जाएं। ठीक है जी। और अगर आप स्टार्ट जो है वो HbA1c लेस देन 8 है तो 0.1 to 0.2 यूनिट स्टार्टिंग डोज है, और मोर देन 8 है तो 0.2 to 0.3 यूनिट स्टार्टिंग डोज है। ये बेजाजीन के नाम से आती है, लेंटस सोलोस्टार के नाम से आती है, लेवामर के नाम से आती है, हम यूज करते हैं। और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा इससे तो फिर आप उससे आज के जल्टोफाई के नाम से आप एक यूज करते हैं पेन, उसके अंदर लैराग्लूटाइड और डेग्लूडेक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कंबाइन हुई हुई है, तो उसको यूज करते हैं। तो उससे हम इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ना हो तो अल्टीमेटली आप मिक्स्ड इंसुलिन पे चले जाते हैं। मैं डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा, टाइम कम है ताकि हम आगे जा सके। अच्छा, इंसुलिन अब आपको कौन सी अवेलेबल है, क्विक सम रिव्यू करते हैं। इंसुलिन बेसिकली 2 किस्म की होती है कि ह्यूमन इंसुलिन होती है और एनालॉग्स होते हैं। ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमलिन आर है और NPH ओल्डर इंसुलिन है, ज्यादा रिफाइंड नहीं है, ठीक है। और नई इंसुलिन ज्यादा रिफाइंड है, हाइपोकरेस उनके साथ कम है लेटेस्ट इंसुलिन के साथ, और वो एनालॉग्स कहलाते हैं। उनमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है।
तो ये सारे हथियार हैं जिनको हमने यूज करना है, और फिजिशियन अपने एतबार से उनको एडजस्ट करता है किसको और कैसे यूज करना है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हमारे पास लिस्प्रो अवेलेबल है एपिड्रा के नाम से। अच्छा, एक्ट्रैपिड अवेलेबल है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में। अच्छा, और लॉन्ग एक्टिंग में जो पीकलेस इंसुलिन है वो बेजल इंसुलिन, जैसे मैंने कहा लेंटस होलोस्टार है वो पीकलेस इंसुलिन है। अब ये खाने के बाद शुगर रिकवर नहीं करती, आपको खाने के लिए या ओरल ड्रग ऐड करनी पड़ेगी या फिर आपको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग साथ ऐड करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज अ बेजल बोलस रेजिम। और कभी कभी इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल होती है मिक्स्ड फॉर्म में, ऑलरेडी 70-30 अवेलेबल है, ह्यूमुलिन 70-30, मिक्स्ड आर 30, ह्यूमोलॉग मिक्स्ड 25, मिक्स 50। ठीक है, तो ये लेटेस्ट इंसुलिन अवेलेबल्स हैं, इनमें कॉम्बिनेशन में शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के साथ अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। अब ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम किसको कैसे यूज करते हैं, किस मरीज में कौन सी प्रेफरेबल है, ठीक है, आप किस तरह से कवर करते हैं, ये फिजिशियन डिसाइड करता है किस किस तरह जाना है। इंसुलिन को लगाने के तरीके क्या है, इंसुलिन सिरिंजेस अवेलेबल है हमारे पास। एक इंसुलिन की सिरिंज 1 सीसी की होती है, 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इसके अंदर होते हैं। वायल से आप निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। ओल्डर तरीका यही है, यूजली पेशेंट प्रेफर नहीं करता, तंग होता है। इंसुलिन लगाने की साइट्स कौन कौन सी हैं, ये हैं पेरी अम्बलाइकल एरिया है, थाइस का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अच्छा, इंसुलिन लगाने के लिए आपके पास तरीके कौन कौन से हैं, पेन डिवाइस आजकल आ गए हैं, पेन यूजली यूज करते हैं, इजी है, प्रिक बहुत फाइन होता है, मरीज को दर्द नहीं होता, पेशेंट इज यूजली हैप्पी विद दिस, सो पेन्स आर अवेलेबल। अच्छा, इंसुलिन पंप्स आर अवेलेबल, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं टू ट्रीट इंसुलिन। दैट्स ऑल अबाउट ऑल माय लेक्चर टुडे, और होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू। Thank you very much, Sure. Professor Munir. Really, it was an elaborative and informative and almost you started from the basic sciences and वो जैसे एक इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है ना, तो आपने डायबिटीज को उस तरीके से ले गए हैं। बिफोर दिस I will request among these audience, Dr. Samina Malik, you have asked two questions. One question about the metformin and another question is about how diabetes leads to cardiac failure and the renal failure. Professor Samina, can you ask yourself? Professor Ji, Samina, Assalamu alaikum. Thank you so head of much, the sir. It Department of was, Physiology, it UCM. was. आज Thank तो you मैं so much. डॉक्टर सुमन को भी देख रहा हूँ, डॉक्टर सुमन भी आई हुई हैं। जी 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 That's मैडम। wonderful, sir. Wonderful, sir. It was a beautiful elaboration, mashallah. Made very simple, as simple it could be. It could be made, mashallah. So बस मेरा सवाल ये था, नंबर 1 के किसी लेमैन को अगर मैंने समझाना है कि how diabetes mellitus leads to complications like retinopathy, nephropathy, and cardiac problems, neuropathy, तो मैं कैसे समझाऊं? और दूसरी बात ये कि if a person is pre-diabetic and the person has a family history of hypercholesterolemia and myocardial infarction and hypercholesterolemia, जी hypercholesterolemia and myocardial infarction की family history हो और खुद वो pre-diabetic हो, तो in that case do you think कि over and above lifestyle management metformin should also be advised? And Yes. is it associated with some complications, this metformin? इसकी अपनी कोई complications हैं? Please, thank you. जी डॉक्टर मुनीर नूर, यू हैव आल्सो डिस्कस्ड अर्लियर, बट लेकिन मैडम का सवाल के हिसाब से कैन यू एक्सप्लेन? मैं सर दो बातें बताता हूँ। एक तो ये कि दायरा है, इन्होंने कहा था कि हम लेमैन की हैसियत से कॉम्प्लिकेशन के लोगों को कैसे बताएं? मैं डिस्कस करता हूँ सर। हम मरीजों को कैसे बताते हैं, मैं कहता हूँ देखो, मरीजों को कहता हूँ देखो, शुगर जो है वो बीमारी नहीं है, बीमारियों की माँ है। इससे आगे बीमारियां और भी जन्म लेती हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ शुगर ही चेक करके खुश नहीं होना। कल यही शुगर आपके दिमाग को भी अटैक कर सकती है, फालिज कर सकती है। कल यही शुगर आपके दिल को तकलीफ दे सकती है, आपके गुर्दे खराब कर सकती है, आपके पाँव खराब कर सकती है। तो आपको शुगर को कंट्रोल भी करना है, उसे चेक भी करते रहना है और हमसे आके मिलते भी रहना है ताकि हम इस चीज को बचाया जा सके। जब शुगर लेवल जाहिर है हमारा ज्यादा होता है तो वो किडनी से शुगर एक्सक्रीट होता है और अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी से एक्सक्रीशन ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली प्रोटीन यूरिया डेवलप होता है। और प्रोटीन यूरिया जो है वो मैं अक्सर मरीजों को यूं समझाता हूँ किडनी के बारे में कि देखो, शुगर पहले किडनी से लीक होती है, फिर किडनी को वीक करती है। आपने लीकिंग को रोकना है ताकि कल वीक होने से बचाया जा सके। इस तरह हम सिंपल जुबान में इसको समझाते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं कि देखो, शुगर जो है वो अल्टीमेटली, शुगर के साथ ही, शुगर एक ही शय नहीं, शुगर से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है,
अच्छा, शुगर से ही ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके दिल को डैमेज करती हैं और कल आपके दिल को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, दिल का हार्ट अटैक हो सकते हैं, दिल के मसल को हाइपरट्रॉफी हो सकती है जो अल्टीमेटली आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसी तरह आपकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, आपको कैटरैक्ट हो सकता है, आपकी आंखों का पर्दा डैमेज हो सकता है, आपको फिर चीजें सही नजर नहीं आती। इस तरह हम लेमैन को समझाते हैं और वो आमतौर पर समझ जाता है कि भाई, और आमतौर पर चूंकि लोगों ने देखा होता है हमारे साथ वाले शुगर वाले की नजर खराब हो गई, आंखों में टीके लग रहे हैं, वो गुर्दे के खराब हो गए, डायलिसिस हो रही है, उसको दिल की तकलीफ हो गई, तो वो इस तरह हमारी बात को समझ जाता है और उससे उसको समझाने में हमें हेल्प आउट होती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल मैडम ने किया, मेटफॉर्मिन प्री डायबिटिक में। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, दो लोगों में आप मेटफॉर्मिन रिकमेंड करते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको कोई और रिस्क फैक्टर अगर नहीं भी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट है, उसका बीएमआई मोर देन 30 है, बीएमआई मोर देन 30 है, तो इस पे एक स्टडी है, वो कहते हैं कि अगर प्री डायबिटिक पेशेंट है और उसका बीएमआई ज्यादा है, तो ऐसे मरीजों में अगर आप उसको ग्लूकोफेज पे डाल देते हैं तो इनका प्री डायबिटिक टाइम ज्यादा देर तक रहता है और डायबिटिक देर से होते हैं। मिसाल तौर पर एक मरीज को शुगर 3 महीने बाद होनी है, आपने प्री डायबिटिक फेज में उसको ग्लूकोफेज पे डाल दिया और उस मरीज का प्री डायबिटिक फेज 3 महीने की बजाय 3 साल तक लंबा हो गया, तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन तो डायबिटीज होने के बाद आगे स्टार्ट ज्यादा हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर उसको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन 7 साल बाद होनी, हो सकता है आपको 10 साल लगे, 12 साल लगे। सो प्री डायबिटिक में अगर पेशेंट ओबीज है तो यस, आप उस पेशेंट को जो है वो मेटफॉर्मिन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एक ओबीज नहीं है तो लाइफस्टाइल और डाइट इंटरवेंशन जो है वो उसको ही पहले देना चाहिए। स्टिल इस पे डिबेट है, बाज लोग प्री डायबिटिक कैटेगरी में मेटफॉर्मिन को लो डोज में रख लेते हैं, लेकिन उनके जहन में प्लान यही होता है कि मेटफॉर्मिन को लो डोज में रखें ताकि ये पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक फेज में लंबा टाइम गुजारे। जितना लंबा टाइम गुजारेगा उतना डायबिटीज लेट होगी और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस लेट होंगी। ठीक है, सो ये होपफुली आई हैव आंसर्ड। Thank you. Thank you, sir. Dr. Muhammad Munir, you have raised the hand. Dr. Muhammad Munir. सर अच्छा प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर सर, इन्होंने ये भी आपके नाम है, अच्छा प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। अच्छा सर, प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर मुनीर साहब आप मेरे हम नाम है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको आपने कवर करने की कोशिश की है। यस सर, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मेरा लोगों को ट्रीट करने से इतना ताल्लुक नहीं हूँ। एक दो बातें जो सुनी है मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। एक बात बड़ी क्लासिकल की जाती है कि जी आप टोटल कैलोरिक वैल्यू जो लेते हैं उसको 3 मील्स की बजाय 6 मील्स में कर दे, यानी छोटे छोटे मील ज्यादा दफा ले। क्या ये बात अभी तक दुरुस्त है? दूसरी बात मैंने डायग्नोसिस के हवाले से करनी थी कि ये जो डिवाइसेस आई हुई हैं जिनसे हम लोग घर पे चेक कर लेते हैं, ये एक बड़ा कैच है। ये जो टेक्निक यूज होती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक इतने वक्त के बाद रीडिंग लेनी होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शुगर मेरे जाती तजर्बे के मुताबिक इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं किया जा सकता। तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि कौन सी ये जो डिवाइसेस आई हुई हैं जो शुगर चेक करती हैं, जिसपे मरीज घर पे चेक करते हैं, उनमें से कौन सी बेहतरीन है? और तीसरी बात जो मैंने कहनी थी कि आपने माशाल्लाह वो चार्ट दिखाया जिसपे एक गाइडलाइंस थी ट्रीटमेंट की। क्या कोई एग्लॉथ जो एक होता है ना एक्शन प्लान कि ये कर लो पहले, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये देखो, इस तरह का कोई प्लान जैसे हम बहुत सारी बीमारियों में या डायग्नोसिस में देखते हैं, तो कोई एल्गोरिथम भी है? मेरे ये 3 सवाल थे। थैंक यू सर जी, मैं कोशिश करूंगा मुझे तीनों याद रहें, एक एक करके कवर करता हूँ। अच्छा, पहला सवाल आपने ये किया कि मील को डिवाइड करना बेहतर है या क्या है। सर इस पॉइंट को मैं आपको इस तरह समझाऊं तो आसानी हो जाएगी। असल में ये जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, 2 किस्म की होती है। एक है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, एक है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मतलब ये रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये मेनली माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। और कार्डियक और वेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। एक थ्योरी है वो ये है, कहते हैं कि HbA1c इज द प्रिडिक्टर ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरे मरीज को रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ना हो,
तो आप HbA1c को अच्छा कंट्रोल करें। अब मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में वो कहते हैं कि HbA1c कंट्रोल भी हो तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को रोकना आसान नहीं होता। उसके बारे में जो बात है वो ये है, वो कहते हैं कि डे टू डे शुगर वेरिएशन, यानी आपने खाना खाया, शुगर 300 पे चढ़ गया, फिर 150 पे आ गया, फिर 250 पे चढ़ गया, फिर 100 पे आ गया। तो ये जो दिन में शुगर की स्विंग्स आते हैं, जितने स्विंग ज्यादा आएंगे इन लोगों में इतना मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होगा। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने मील वाली बात की जो आप कह रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि हम एक मेजर मील लेने की बजाय अगर आधा खाना अभी खा लिया, आधा सुबह नाश्ता 8 बजे कर लिया, कुछ 11 बजे खा लिया, कुछ 2 बजे खा लिया, कुछ 5 बजे खा लिया, कुछ 8 बजे खा लिया, तो हम खाने को जब स्प्लिट कर करके खाएंगे तो जो शुगर की स्विंग्स है वो कम बनेंगे, और जितने स्विंग्स कम बनेंगे उतना मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को आप रोक सकते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको शायद समझ आ गई हो कि वो क्यों इतना स्प्लिट का कह रहे हैं, उसके पीछे ये वजह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मील्स को स्प्लिट करना है वो ठीक है। यस यस वो और उसके पीछे वजह भी यही है। जी सर। अच्छा, दूसरा सवाल आपने, दूसरा सवाल जो सर दूसरा सवाल थोड़ा सा एक तो डिवाइस के बारे मैंने में वो अपने लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि आपके एक्सपीरियंस में ये लोग जो घर पे डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, क्या ये, मेरी नजर में जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें ये टाइम बाउंड होती है, कलर को रीड करती है वो जो मशीन होती है, तो टाइम आगे पीछे हो जाता है जिससे लेवल मालूम करने में। इसके साथ आप क्या इस तरीके को एडवाइस करते हैं या लेबोरेटरी से? मसलन मैं ये कहता हूँ क्या 3 दफा इस डिवाइस से टेस्ट करना बेहतर है या 1 दफा लेबोरेटरी से टेस्ट करा देना पूरे दिन में बेहतर है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो ग्लूकोमीटर पे शुगर ही नहीं चेक करता, वो तो बहुत ज्यादा बताता है, तो मैं तो लेबोरेटरी से करता हूँ, वो तो इतना ज्यादा नहीं होता, तो मैं उस पर मैंने छोड़ दिया ग्लूकोमीटर से चेक करना। तो मैं उन्हें 2 बातें कहता हूँ मरीजों को कि देखो, घर में लोगों ने लेबोरेटरियां नहीं लगाई हुई, घर में लोगों के पास ग्लूकोमीटर ही हैं, दुनिया पूरी में ग्लूकोमीटर ही यूज होते हैं। रात को आपको 1 बजे कुछ हो गया है तो आप लेबोरेटरी किधर से ढूंढेंगे? आपको रात को एकदम बेहोशी आ गई है तो आप ग्लूकोमीटर पे नहीं रिलाई करेंगे तो किस पर रिलाई करेंगे? एक बात तो ये है। यस, ग्लूकोमीटर में और उसमें फर्क होता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि ग्लूकोमीटर के अंदर एक तो जितनी जल्दी आप लगाते हैं उसको वो रीड करता है, ग्लूकोमीटर की क्वालिटी में बड़े फर्क हैं, लेकिन सम और दादर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ये है कि आप ग्लूकोमीटर को कैलिब्रेट कराते हैं, कैलिब्रेशन भी एक चीज होती है, वो कैलिब्रेट कराएं तो वो ग्लूकोमीटर अच्छा रिजल्ट आपका देता है, लेकिन फिर भी ग्लूकोमीटर में और लैब में फर्क होता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जाहिर है लैब में तो हम दिन को जाएंगे, शाम को जाएंगे, अभी रोजा आ गया, सहरी के वक्त शुगर चेक करने, किधर से शुगर चेक करेंगे? ठीक है, आधी रात को आप बेहोश हो गए हैं कुछ या कुछ अजीब सा महसूस करें, शुगर कैसे चेक करेंगे? तो मैं मरीजों को 2 बात सिखाता हूं। मैं कहता हूं देखो एक बात याद रखो, ग्लूकोमीटर जो है वो 100 और 200 के दरमियान तकरीबन ठीक ठीक बताता है, और जितना शुगर लेवल ज्यादा होता जाता है उतना वो एरर ज्यादा करता जाता है। मिसाल तौर पर जी यानी 250 शुगर आपका है तो ग्लूकोमीटर आपको 300 सवा 300 बताएगा, लेकिन अगर आपका शुगर 150 है तो ग्लूकोमीटर आपको 160 बताएगा। तो वो 100 और 200 के दरमियान ठीक बताएगा, और जितना ज्यादा होता जाएगा वो ज्यादा को और ज्यादा बताएगा। तो मरीजों को मैं समझाता हूं देखो, ये कम को ज्यादा नहीं बताएगा, ज्यादा को और ज्यादा बताएगा, तो कम से कम इतना आपको आइडिया हो जाता है कि आपका शुगर लेवल ज्यादा है, तो इसलिए आप इतना रिलाई इस पे जरूर करें। ठीक है, और बाकी ओवरऑल जाहिर है आप इसको HbA1c से टैली कर रहे होते हैं, प्लस आप मीटर लेबोरेटरी पे साथ ले जाए, वहीं पर जो इंसुलिन से शुगर निकाले, आपका ब्लड शुगर ले, ब्लड लेवल्स ले, तो आप वहीं पर एक कतरा इस पे डाल दें, मशीन से काउंटर चेक भी करा लें। तो फर्क तो है सर, पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप एक ही ब्लड सैंपल 4 लेबोरेटरी में भेजते हैं, चारों के रिजल्ट अलग आते हैं। तो डिवाइस कैसे यूज, कितना अच्छा डिवाइस है, कितनी अच्छी मशीन है, ये हमारे पास चैलेंज शायद हमेशा रहेगा। हम तो एक ही जाके सैंपल 4 लेबोरेटरी में कराते हैं, चारों के अलग रिजल्ट्स आते हैं, बड़े कंफ्यूज हम रहते हैं। लेकिन HbA1c इज गुड टेस्ट, और HbA1c शुड बी डन फ्रॉम अ गुड लैब। शौकत खानम, चौगताई, आगा खान, स्टैंडर्ड लैब को यूज करना चाहिए और टैली करते रहना चाहिए चीजों को। ठीक है, और सिम्टम के साथ भी अंदाजा लगाएं। मरीज को सिम्टम हाइपो की है, शुगर लेवल उसका ज्यादा है, तो आप हाइपो को समझें और ट्रीट करें। ठीक है, थैंक यू। सवाल और भी था, पता नहीं वो मुझे प्रोफेसर सलमान, सवाल जो मैंने डॉक्टर साहब आपसे किया था उसका जरा कोई आपने जो वो चार्ट पेश किया था वो मेरे जैसे बंदे को तो बहुत ही कंफ्यूज कर गया है। ना ही मैंने वैसे ट्रीट नहीं करना, कोई ऐसा
एग्लोर्थम होके जी ये कर ले, सर उसके मैं बाद समझाता ये हूँ, आसान है, तो आसान है। आप मेटफॉर्मिन पहले चूज कर लें और मेटफॉर्मिन के बाद आपने कोई भी दवाई आप चूज कर सकते हैं, कोई भी दवाई चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मरीज को कोई कोमॉर्बिड्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो आपने SGLT2 या GLP जरूर जाना है। बाकी आप कोई दवाई भी यूज करें, तो दो बातें समझें, मोस्ट पोटेंट ड्रग्स दो हैं, एक इंसुलिन और एक इंसुलिन सिक्रेटोकॉक सल्फोनेरियूरियाज। इनको आप जब भी यूज करें आपके जहन में हाइपो रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा साहब, को जी आपका आपने बहुत सवाल। शुक्रिया। हाँ जी, thank you so much, Professor Mulazim साहब. Thank you, Professor Munir साहब. It was a Welcome, lovely ma'am. talk. मेरी और मुनीर साहब की अक्सर मजाक रहती है जी, मैं 3 अपने ग्लूकोमीटर्स चेंज कर चुकी हूँ और इनकी ब्लेसिंग से, और कैलिब्रेशन भी कराई है, लेकिन वही खून का कतरा ग्लूकोमीटर में मुझे 125 देता है और लैब में 100 देता है. तो ये कंफ्यूजन हमारी जारी रहेगी. तो मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा फास्टिंग आ जाता है 115. तो वाकई ये ज्यादा है या मैं ठीक जा रही हूँ? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड. मुनीर साहब इस पे थोड़ा मैडम सा ठीक लाइट जा ऑफ रही शेड हैं, करें. आप ठीक जा रही हैं। मैडम दौड़ रही हैं जा सर, रही हैं। मैडम दौड़ रही हैं सर। HbA1c मैडम का 5.6 पे फॉल किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि है। मैम आप ठीक जा रही हैं। अच्छा 100 और 125, हाँ एक लिहाज से दोनों एक जैसे ही हैं मैम। ADA कहती है 130 से कम रखें, तो इसका मतलब 130 से तो कम ऑलरेडी है। तो बस इधर वे ये ठीक है, अगर आप 5-10 आगे पीछे भी करें तो कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है आपकी मैनेजमेंट नहीं में। आती, नहीं आती, नहीं आती। अच्छा अच्छा मुलाजिम साहब, बस सर छोटी सी प्लीज, बात मुनीर करनी साहब थी। प्लीज एक मिनट। अच्छा मैं इससे पहले कि कोई और सवाल हो, मैं एक क्वेश्चन आया था कि गेस्टेशनल डायबिटीज, हमारे अंदर प्रोफेसर आमना भी बैठी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए। तो मैडम आपसे मैं रजू करूंगा कि आप इसको कैसे वो करती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज को, प्रोफेसर आमना यूसुफ। सर अस्सलाम वालेकुम सर, और सब साहिबान को और ख़वातीन को मेरा बहुत सा सलाम हो. आई होप आई एम बीइंग हर्ड. जी हेयरिंग जी यस वी कैन हर्ड। लाउड एंड क्लियर. सबसे पहले तो बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया. ही हैज सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड हिम कि आंखों को बहुत तरावट हो रही है. हम लाहौर में बैठ के और मुजफ्फराबाद का मजा ले रहे हैं. और आप दोनों प्रोफेसरान को मेरी तरफ से स्पेशल शुक्रिया कि आप हर संडे एफर्ट करते हैं एक एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, जो हम घर बैठे मुस्तफीद होते हैं. आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल. परवरदिगार इसकी बहुत जरूरत है आप लोगों को. As far as the question was concerned about gestational diabetes, तो ये मैं कहूँ कि this is one of the most difficult part to treat. The reason being कि हम प्रेगनेंसी को हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी खाने पीने की बीमारी है. एक औरत को ज्यादा खाना होता है बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग, उसके एपेटाइट भी बढ़ जाता है, उसकी जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अ डिजायर बट अ वांट्स इंक्रीज. ऑब्वियसली बेबी दवा से नहीं ग़िज़ा से बनता है. लेकिन जब एक औरत जेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करती है और उसके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त पे कंट्रोल डाइट का खाली करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और नो डाउट हम लोगों को चार्ट्स भी देते हैं, समझाते भी हैं कि भाई आप चीनी और मीठी चीजें या बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कम रखें, लेकिन उसके अलावा उनको अक्सर दवा की जरूरत पड़ती है. अगेन, metformin is the magical medicine which has been there, which is helpful. It is even safe to be given in the first trimester. Those patients who are pre-diabetic and especially those who are suffering from PCO, आपको पता है हमारी इस सोसाइटी में PCO is on the rise, डायबिटीज इज ऑन द राइज. तो ये खवातीन जितनी भी होती हैं, जब ये प्रेग्नेंट होती हैं तो इनको सेफली मेटफॉर्मिन पे रखा जा सकता है. उससे दो बड़े फायदे ये होते हैं कि डायबिटीज का कंट्रोल भी अच्छा होता है और बेबी का वेट भी अच्छा रहता है, क्योंकि मैक्रोसोमिया यानी ओवरवेट बेबीज इज अ प्रॉब्लम इन डायबिटीज. तो जिन खवातीन को हम मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल करते हैं, हमने ये देखा है, स्टडीज ने दिखाया है कि उनके बेबीज का वेट भी जो है ना एक नॉर्मल रेंज में रहता है और कॉम्प्लिकेशंस उनको कम होती हैं. हाँ, कुछ ऐसी खवातीन हैं जो कि खाली मेटफॉर्मिन या डाइट पे कंट्रोल नहीं होती और फिर हमें वो थर्ड चॉइस इंसुलिन करनी पड़ती है. अभी तक दूसरी जो इन्होंने नई दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर मनी ने बताई हैं, उनके ट्रायल्स इतने नहीं हुए हुए. एंड आई रियली विश वी कुड डू कोलैबोरेटिव ट्रायल्स ऑन दैट इफ दे आर प्रेगनेंसी सेफ. बिकॉज ऑब्वियसली रोजाना अपने अंदर नीडल चुभाना, एक ब्लड शुगर चेक करने के लिए, फिर एक इंसुलिन लगाने के लिए बहुत टीडियस काम है.
और प्रेग्नेंट खवातीन और वो जो कि एवरेज क्लास को बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन पढ़े लिखे क्लास के लिए किसी को भी आप कहें कि भाई रोजाना दिन में 6 दफा अपने आप को सुई से मारो तो वो शख्स आजिज आ जाता है। इसीलिए कंट्रोल्स जो है वो गड़बड़ होते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से कंट्रोल आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज अगर वो अचीव हो जाता है। और उसके साथ प्रेगनेंसी में भी हम पेशेंट को कहते हैं कि वो एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वॉक वगैरह करें, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करें। जैसे ही डिलीवरी होती है within 6 weeks it is seen once the placenta is out due to all the hormonal influx, वो जो खत्म हो जाता है प्लासेंटा का, उससे डायबिटीज खत्म हो जाती है। और स्पेशली अगर वो पहले से डायबिटिक नहीं थी और सिर्फ GDM का केस था तो that reverts to normal. So again we have to look for the complications also. रेटिनोपैथी का भी देखना है, नेफ्रोपैथी का भी देखना है, थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प न्यूरोपैथी के लिए भी उनको देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा विटामिन्स वगैरह। बट अ वेरी tedious check and balance is required throughout pregnancy because obviously the baby is at risk of intrauterine death. इसलिए it is very essential that all women should be counseled कि उनके glycemic levels जरूर check हो। HbA1c again a very helpful indicator but only till the mid trimester. आप 24 वीक से पहले पहले करवा लें तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशंस देता है, लेकिन चूंकि उसके बाद हीमोडाइल्यूशंस और वो सारी ब्लड चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं तो फिर HbA1c इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं रहता और हम मजबूर हो जाते हैं 6 लेवल्स पे चेक करने के लिए। तो इसलिए आइडियली प्री डायबिटिक जो लोग हैं या जो है उनमें HbA1c शुड बी लेस देन 6 इससे पहले कि वो कंसीव करें, वरना अनोमलीज का चांस बढ़ रहा होता है। तो उनमें ये है कि पहले से कंट्रोल हो तो लाजवाब है। मेटफॉर्मिन अगेन द मैजिकल ड्रग आई वुड से। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HbA1c हेल्पफुल है देखने के लिए। बाद के उसमें फिर हमें डायरेक्ट शुगर लेवल्स प्री मील और पोस्ट मील करने पड़ते हैं। I hope that should sum up the thing, but if there's any question, I'm ready to answer. प्रोफेसर मुलाजिम साहब, मुझे एक छोटा सा सवाल की इजाजत है? जी सर, क्योंकि हाथ बहुत सारे खड़े हो गए हैं और टाइम थोड़ा है सर। नहीं, मुझे एक छोटा सा सवाल बड़ा लास्ट जी। अजी, मैं प्रोफेसर मुनीर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये नेफ्रोपैथी पे नजर रखने के लिए कौन सा टेस्ट है जो कि हमें करना चाहिए? तो यूरिन में कौन सा टेस्ट है? पहले तो माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में बात करते थे, क्या आजकल कोई नया टेस्ट भी है जो कि किया जाए और उसके साथ हम एक नजर रख सकते? जी डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर। जी सर, स्पॉट एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो दैट इज यूजुअली टेस्ट आजकल जो किया जाता है। बाकी ये कि आप 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट यूरिन का ये कि 24 घंटे जमा करना लोगों को जरा मुश्किल लगता है, तो स्पॉट एल्ब्यूमिन स्पॉट सैंपल के अंदर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो आप चेक करते हैं, ये टेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अब्दुल रशीद मियां साहब, हमारे सीनियर तरीन टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त, मैं तो शायद आपसे खुद ये सवाल करूं कि कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डायबिटीज भी बता दें सर आपने। मैं सिर्फ एक शुक्रिया बहुत बहुत बुखारी साहब और डॉक्टर सलमा कुंदी, आपका शुक्रिया कि आपने ये महफिल सजाते हैं हर संडे को। मैं एक सादा सा सवाल करूंगा कि कुछ कंसल्टेंट ये कहते हैं कि इंसुलिन खाने से 15 मिनट पहले लगानी चाहिए, कुछ कहते हैं मिड में और कुछ कहते हैं खाने के बाद। ये जरा काइंडली डॉक्टर मुनीर साहब इस पे एक वर्डिक्ट दें अपना। थैंक यू सर, अच्छा सवाल है। बस याद रखें ये डिपेंड करता है। देखिए आपकी प्रोफेसर मुनीर साहब ने वाक भी शुरू कर दी है। ये देखिए प्रोफेसर मुनीर साहब जो सवाल कर रहे थे ये वाक भी कर रहे हैं मेरे पीछे। माशाल्लाह। अच्छा सर, इसका बड़ा आंसर बड़ा सिंपल है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है आप कौन सी इंसुलिन यूज कर रहे हैं। अगर आप ये पुरानी कन्वेंशनल इंसुलिन यूज कर रहे हैं हिमोलिन 70-30, तो वो खाने से 15-20 मिनट पहले आप लगाते हैं, ठीक है सर। और जो आप लेटेस्ट इंसुलिन यूज कर रहे हैं नोवोमिक्स या एक्ट्रापिड, वो आप खाने के फौरन साथ लगाते हैं, लगा के फौरन खाते हैं, या खाते हुए लगा सकते हैं, या खाने के फौरन बाद भी लगा सकते हैं। सर बात असल में ये है कि इंसुलिन की पीक को और खाने की पीक को आपस में जोड़ना है।
अब जब इंसुलिन पुरानी है, हिमोलिन आर या एनपीएच, तो आर की जो पीक है वो थोड़ी सी देर से बनती है, इसलिए आप खाने से पहले लगाते हैं ताकि खाना खा के खाने की पीक जब बने तो इस इंसुलिन की पीक भी तब बन रही होती है। तो आर के लिए आपने या पुरानी इंसुलिन को आपने 15-20 मिनट पहले लगाना है, नई इंसुलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, वो उसी वक्त लगाएं आप। जी सर। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर निगत। जी सर, मैं आए। जी डॉक्टर निगत नदीम। डॉक्टर आमना से मेरा सवाल है। मैडम, मल्टीपल, चूंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपैरा होती हैं और फर्ज करें 3-4 बच्चों में एक दफा इंसिडेंट आता है गेस्टेशनल डायबिटीज का, कैन बी एनी टाइम, सो आर दीज पेशेंट आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल, हाउ आर दे फॉलोड अप? आर दे सेंट टू अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और उनको फॉलो अप करना पड़ता है, या फिर अगली प्रेगनेंसी या इवन व्हेन प्रेगनेंसीज आर डन विद तो उनको बस दे आर ऑन देयर ओन देन? मैडम आमना, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निगत फॉर द क्वेश्चन। ऐसे पेशेंट्स जितने भी डायबिटिक्स हैं उनको हमें वंस दे आर डिलीवर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि प्लेसेंटा आउट होने से उसके हार्मोन्स का इन्फ्लक्स खत्म हो जाता है, तो अमूमन डायबिटीज रिजॉल्व कर जाती है। स्पेशली जीडीएम तो नाम ही उसी को देते हैं, जो सिर्फ जिस्टेशन में हुई और उसके बाद रिजॉल्व कर गई। इन पेशेंट्स का फॉलो अप बिल्कुल लाजिम और मलजूम है, क्योंकि यही वो पेशेंट्स हैं जो प्रोन हैं आगे जाके fully diabetic हो सकते हैं। Therefore, 6 weeks is the time that we give to all the hormones to come back to normal, all the physiology to come back to its normal, since I mean the pregnancy changes come back to their normal. So after 6 weeks is the right time, and one should guide the patient कि आप 6 weeks के बाद, जो 1.25 महीने का एक critical period है, उसके बाद अपना follow up जरूर करवाएं। उसमें उनके blood sugar levels करना बहुत जरूरी है। वही वाली बात कि फास्टिंग है, पोस्ट प्रांडियल है, वो एक तरीका है। और अगर 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी है तो फिर ऑब्वियसली उनका HbA1c से भी उनको फॉलो अप किया जा सकता है। मैडम, कोई उसका प्लान स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है जो फॉलो की जाती है ब्रॉड या यहाँ पे? जी डॉक्टर नाहिद, फिलहाल तो हम जो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम यही करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी हम उसको, जो ऑब्वियसली 48 आवर्स अमूमन, जो अगर सिजेरियन हुआ है 48 आवर्स तक तो हमारे पास पेशेंट होता है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी है, टाइम नहीं है, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि इसका जिस तरह प्लान स्ट्रक्चर्ड आपके ना स्टेप्स होते हैं कई चीजों के, कि जी जब ये होगा तो फॉलो अप इस तरह होगा। फर्स्ट में जैसे मेमोग्राफी का कि आफ्टर 40 करानी चाहिए, या जापान वाले एंडोस्कोपीज आफ्टर 40 करते हैं, तो इसके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई आपके गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ने स्टेप्स है तो काइंडली जस्ट पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। वैसे अभी तक कोई स्ट्रक्चर्ड एज सच नहीं है, सिर्फ यही है कि 6 वीक्स के बाद उसका फॉलो अप जिस तरह एक आम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का होता है उसी तरह किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा ये सेशन जा रहा है, टाइम बहुत है, मैं देख रहा हूँ कि कोई पार्टिसिपेंट भी हमसे निकल नहीं रहा, बल्कि पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं। तो आई विल अपोलोजाइज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सलमा कुंदी to conclude today's session. Dr. Salma Kundi, and we will continue this. Thank you. Dr. Amna, आपसे भी हम एक सेशन लेते हैं इसी गेस्ट्रल डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि अगला सेशन भी हमारा फास्टिंग एंड डायबिटीज के ऊपर है। जी डॉक्टर सलमा कुंदी, to you to conclude today's session. थैंक यू डॉक्टर मुलाजिम साहब। बहुत खुशी होती है हर संडे को, क्योंकि मैं इतने प्यारे बहन भाइयों से मिल लेती हूँ। माय स्पेशल थैंक्स टू प्रोफेसर मुनीर नूर साहब, इन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल में से और संडे के दिन टाइम निकाला। थैंक यू प्रोफेसर मुनीर साहब, इट वाज सच अ प्लेजर अटेंडिंग योर प्रेजेंटेशन एंड आई एम श्योर सब बहुत मुस्तफीद हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम चलते रहेंगे। जरा हम डायबिटीज के अल्लामे सारे बन जाएं और बाकी लोगों को भी ठीक तरह गाइड करें। प्रोफेसर निगत साहब का एक क्वेश्चन वैसे था जो उन्होंने रिटन फॉर्म में पूछा था कि ओल्ड एज में इंसुलिन देना चाहिए या ओरल पे उनको रिवर्ट कर देना चाहिए। मुनीर साहब ये जवाब दे दें तो फिर आगे मैं बढ़ती हूँ। जवाब दे दें डॉक्टर मुनीर नूर, ये सवाल सारी मुझसे भी ओमिट हो गया। कोई बात नहीं, थैंक यू। दो बातें हैं सर। एक तो ये है कि एज का ताल्लुक इंसुलिन के साथ नहीं है। अब आपने फैसला इंडिविजुअल बेस पे करना है। अगर एक मरीज का ओरल पे शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी एज कोई भी है, उसको इंसुलिन पे जाना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेशेंट ओल्ड एज है लेकिन वो एंथुसियास्टिक है, विलिंग टू टेक द रिस्क है, उसकी कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, अगर एक पेशेंट की एज 65-70 है लेकिन कोई डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी शुगर डेवलप उसको हुई है, तो ओरल पे कंट्रोल करें इसको। सो
एज का लिंक कोई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ओल्ड एज के साथ जो है वो कॉम्प्लिकेशन को आपने जरूर जोड़ना है। अगर कोमॉर्बिड्स हैं तो फिर आपके जहन में ये हो कि आपने स्लाइटली लूजर कंट्रोल रखना है, और अगर उसका वेट ज्यादा है तो इंसुलिन वेट गेनिंग है, ये बात भी याद रखें। सो एज की वजह से इंसुलिन या ओरल का चॉइस नहीं है, आपकी शुगर लेवल के ऊपर चॉइस है। पेशेंट इज हाउ मच इज पेशेंट विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, और ओरल कितने एग्जॉस्ट हुए हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, और कोमॉर्बिड्स पे डिपेंड करता है। Thank you so Thank you, much. Munir sir. Thank you very much, Dr. Noor. I again Professor, from the Dr. platform of for the platform of Pakistan Medical Association और बाकी जितने हमारे साथ चल रहे हैं, Women Medical College, मुलाजिम साहब का आजाद कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज, हमारा SAP which is South Asian Physiologist का Association, पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, मैं सबकी मशकूर हूँ, खासकर पीएमए वालों की बहुत मशकूर हूँ। काजी साहब थे लेकिन शायद किसी कमिटमेंट की वजह से निकल गए हैं। आई थैंक यू मुनीर नूर साहब एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स, हमारे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू ऑल एंड हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। थैंक यू मुनीर साहब। थैंक यू बहुत मैम। अल्लाह शुक्रिया। आज हाफिज। मैं अपने पुराने साथियों को भी देख रहा हूँ, डॉक्टर समन है, डॉक्टर समीना है, माशाल्लाह ये वेबिनार के जरिए से हमें एक दूसरे को मिलने का मौका मिल रहा है। अल्लाह मिल ताला जाता है। सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह हाफिज, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Allah Allah Hafiz. Hafiz. Thank you so much. Stay blessed. अल्लाह हाफिज समीना, अल्लाह हाफिज मियां रशीद साहब, Allah Hafiz. टेक केयर। Thank you very much. ये मियां रशीद साहब वो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डायबिटीज रह गया, एक और भी फोरेंसिक का प्रोफेसर खड़ा है। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम।